हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हाउ OCEN विल ट्रांसफॉर्म द MSME सेक्टर ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं MSME सेक्टर वो सेक्टर है जो 30% ऑफ इंडियाज GDP में कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ में आप देखोगे तो 100 मिलियन पीपल को ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन दुख की बात ये है कि उसमें से महज 11% MSME है जिनको फॉर्मल क्रेडिट मिलता है। तो बाकी जो लोग हैं वो इनफॉर्मल क्रेडिट के लिए जाते हैं मनी लेंडर्स के पास में, जिसमें आप देखोगे कि लगभग 300 से 500% इंटरेस्ट उनको एनुअली चार्ज पड़ जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि 300 बिलियन US डॉलर्स का इनको रिक्वायरमेंट है, जो कि आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं 10% ऑफ GDP है। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए ये OCEN को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन साबित होगा और क्या चैलेंजेस हैं और साथ साथ में क्या प्रॉब्लम्स के ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली हमने देखा है शुरू से ही कि कहीं ना कहीं माल्या जैसे इंसान को, और अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिया था लोन्स, जो कि लगभग 20 लाख करोड़ का है पिछले 6 साल में। मेहुल चौकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी उस विलफुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में आते हैं। ये बहुत बड़े नाम है, ठीक है। आप कहोगे कि कहीं ना कहीं ये किंगफिशर का तो मालिक है, बहुत सारा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट आप देखोगे अडानी का भी, तो ये इनका करंट रेशियो आप देखोगे, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बहुत पहले करा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं करंट रेशियो इनका काफी ज्यादा खराब होने के बावजूद भी, मतलब लेस देन 1 इनका 5 कंपनीज में है, यानी कि इनका जो एसेट्स है वो कम है और जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है। स्टिल आप देखोगे कि बैंक्स इनको बहुत आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन जब हमारे MSME सेक्टर के लोग जाते हैं तो 50,000 रुपए का लोन भी उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे डिकोड करने के लिए सरकार ने इस इनिशिएटिव को लाया है। यहाँ आप देखेंगे तो SBI ने 2.6 बिलियन US डॉलर्स का जो लोन है वो गौतम अडानी को दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि किस तरीके से उनके ऊपर भी, जहाँ कहीं ना कहीं ये काफी भूचाल सा आ रखा था शेयर मार्केट में, तो उसके बावजूद लोन देना, तो बैंक्स को ये लगता है कि चलो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है उन लोगों की, लेकिन ये रियलिटी क्या है ये हमको भी पता है, आपके सामने है। चलो MSMEs के बारे में बात कर लेते हैं। IFC का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो वो कहते हैं कि 80% ऑफ MSMEs जो हैं उनके पास में कोई फॉर्मल फाइनेंसिंग नहीं है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बताया कि 11% के पास में सिर्फ रिसीव होता है। ये IFC का डेटा है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 2012 से 2021 तक में इनका 30% शेयर जो है वो GDP में आपको देखने को मिल रहा है कि 30% का शेयर इनका GDP में डायरेक्ट है। तो बहुत बड़ा इनका वेटेज है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी आप देखोगे तो 40% जो है वो टोटल एक्सपोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि 2020 से 2023 तक में 40% जो एक्सपोर्ट होता है भारत का वो MSME सेक्टर से होता है। तो अगर इतना बड़ा इनका अपॉर्चुनिटी है, इतना इनका कंट्रीब्यूशन है, तो फिर इनको चैलेंज क्यों उठाना पड़ रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ है। आप देखोगे 52% पॉपुलेशन जो है वो 35 के एज के नीचे है, और हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो बगैर इस चीज को फॉर्मलाइज किए हुए हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MSME सेक्टर जो है वो अपने आप में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बन जाएगा भारत में, ऐसा BB स्ट्रेन जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। और भारत की आबादी जो है आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा है फिलहाल। अब इसके लिए ही ये पिक्चर में आता है ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, या इसको OCEN भी कहा जा रहा है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। आप देखोगे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल होता है, तो उसके बाद में इसको लॉन्च किया जाता है वहां पे, जो कि बेसिकली MSME सेक्टर को लोन देने के लिए है कि जो क्रेडिट गैप प्रॉब्लम है उसको ये कम कर सके, कि जो क्रेडिट गैप होता है यानी कि जो लोन लेने के लिए गए उस गैप को कम किया जा सके। अमूमन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखिए MSME सेक्टर किस हिसाब से काम करता है। मान लीजिए एक राम नाम का इंसान है, ठीक है। तो वो जो इंसान है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जब वो बिजनेस कर रहा है, अब उसका टी-शर्ट्स बनाने का अगर बिजनेस है तो हर महीने उसको अगर वो 1 लाख रुपए उसके पास रॉ मटेरियल्स में होने चाहिए कि चलो वो कपड़े गारमेंट्स जो है वो मतलब एक्सपोर्ट कर सके। अब ऐसा होता है कि वो 1 लाख रुपए उसके पास हर महीने होने चाहिए ताकि वो रॉ मटेरियल से वो मतलब जो सप्लायर है उसको वो दे सके। अब इसके बाद में जब उसने एक्सपोर्ट किया तो उसको जो पैसा मिलता है वो 60 डेज का क्रेडिट के बाद मिलता है, मतलब 60 दिन बाद। अब यानी कि उसको 1 लाख रुपए तो हर महीने चाहिए, भले वो 1 लाख की जगह वो 1.5 लाख का प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉफिट तो वो 50,000 का बना रहा है,
लेकिन ये 50,000 उसके पास लिक्विडिटी में तुरंत तो नहीं मिलता है, और उसके बावजूद उसके पास में 1 लाख रुपए हर महीने होना चाहिए कि उसका जो सप्लाई है वो चालू रहे। तो इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एमएसएमई सेक्टर के पास में पैसों का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, और इस वजह से इस गैप को फुलफिल करने के लिए ही इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज द स्टेट ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया सो पैथेटिक। आज आप देखोगे तो इतना ज्यादा इनका कंडीशन पैथेटिक है ही क्यों, साथ साथ में कि व्हाई आरंट आवर एमएसएमईज गेटिंग लोन्स फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, उनको आखिर बैंकिंग सिस्टम से लोन मिल भी क्यों नहीं पा रहा है। और फिर आप देखोगे कि हाउ कैन ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा बात है कि ये सॉल्व कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप आर्टिकल देखोगे तो बेसिकली 2012 का एक स्टडी बताता है कि क्रेडिट गैप जो है वो लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, जो बढ़ करके 300 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया कि 10% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिल जाएगा कि इतना बड़ा क्रेडिट गैप है। और उसका रीजन हम आपको बताया कि बैंक्स कहीं ना कहीं एक जो रिस्क गैप उनके पास में लगता है कि चलो वो अडानी जैसे इंसान को जब वो देंगे तो वो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन वो एमएसएमई दे करके कहीं ना कहीं उनका जो प्रोसेसिंग फी वगैरह हो जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती है उसके ऊपर, उनको मतलब एक कहीं ना कहीं विलफुल डिफॉल्टर जैसा उनको लगता है कि अगर वो डिफॉल्ट कर जाएगा तो अलग से उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टेप 1 में समझने की कोशिश करें बैंक्स ऑपरेट कैसे करते हैं, तो बैंक्स किसी भी एमएसएमई को देना चाहेंगे, अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो उसको अगर वो देना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कहेगा कि आप कई सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का, फिर एमएसएमई का भी सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीआर रिटर्न्स वगैरह हुआ है या नहीं, जीएसटी रिटर्न्स हुआ है कि नहीं, केवाईसी वगैरह, फिर बैलेंस शीट 5 साल का, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक उसका रिपोर्ट भी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि चलो अगर आपको हम 5 लाख रुपए लोन में देते हैं तो उस 5 लाख को आप स्पेंड कैसे करोगे, ये बहुत मायने रखता है। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा इतना कुछ हो सकता है कि सभी एमएसएमईज के पास नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर वो कैश में डील करते हैं। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम चलता है लेकिन वो डील उनका जो होता है ट्रांजेक्शन का वो कैश में होता है। तो इन सबका एक्सेस हो सकता है किसी के पास नहीं हो, और अगर इनमें से किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। और किसी के पास होने के बावजूद भी वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि चलो मान लो सब्सिडी एलिजिबिलिटी के लिए भी चेक किया जाता है कि चलो अगर सब्सिडी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप में डॉक्यूमेंट जो कि सबमिट किया गया जो ऑथेंटिक है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आप देखोगे कि फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है कि बैंक ऑफिसर जो है वो जाकर के फिजिकली भी वेरीफाई करेगा, और फिर इंटरेस्ट रेट को फाइनलाइज किया जाता है कि इतने % इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये प्रोसेस बहुत लंबा है, कभी कभी ये 6 महीने से लेकर के 3 साल 4 साल भी लग जाता है, ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वो इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर के वो इनफॉर्मल लेंडिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फील करता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम जो हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होता इनके पास में, क्योंकि ये इतना ज्यादा फॉर्मली नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, इतना नॉलेज नहीं होता है। दूसरा आप देखोगे तो रिस्क एनालिसिस डेटा, जैसा कि आपको ऑलरेडी हम बताए कि बैंक्स लोन उसी को देते हैं जिसका रिस्क एनालिसिस डेटा उनको बेहतर समझ में आता है। तो यहाँ उस चीज में भी ये एमएसएमई सेक्टर्स जो है वो पीछे रह जाते हैं। और ऑलरेडी आप देखोगे तो क्योंकि ये नए स्टार्टअप्स होते हैं तो वैसे भी इनके ऊपर एक बैंक्स को ये लगता है कि चलो ये एकदम से फ्रेश है, तो कहीं ना कहीं अगर ये कहीं मतलब गलत हो गया तो हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो ये रिस्क एनालिसिस डेटा में भी एमएसएमईज जो है वो डाउनफॉल दिखाने लग जाते हैं एज पर द बैंक्स। और इसके बाद आप देखोगे तो टर्न अराउंड टाइम जो है और सब्सिडी चेक, तो कहीं ना कहीं जो हमने ऑलरेडी बताया कि जो टाइम है ये काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से एमएसएमईज को बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये जो OECN है, तो ये OCEN किस तरीके से हेल्प करेगा इस चीज को हम समझते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स की बनने की बात कर रहे हैं। इंडिया में आज आपको देखने को मिलेगा कि 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप सिस्टम भी है, तो ये बहुत प्राउड की बात है, और इससे हमारे बिजनेसमैन और ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। इस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 3 लेयर में है। पहला है आइडेंटिटी लेयर, इस लेयर में जो आधार है तो आपका डिजी लॉकर में अगर वो एक्सेस है तो आप वर्चुअली उसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आपको फिजिकली वहां नहीं जाने की जरूरत है। दूसरा पेमेंट लेयर है कि चलो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो ऑथेंटिक है, वो वेरीफाई हो गया है, तो फिर आपको जो बैंक होगा वो डायरेक्ट आपको यूपीआई से पेमेंट कर देगा। एक अलग से अकाउंट बनेगा जो यूपीआई से, मान लो आपको 5 लाख का लोन चाहिए, वो 5 लाख आपको क्रेडिट कर देंगे, और फिर आपको जो इंटरेस्ट हर महीने का पे करना होगा EMI, वो आप उसी यूपीआई से हर महीने का उनको पे कर सकते हो। और 3rd लेयर आता है आपका डेटा लेयर, जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये डेटा जो है वो स्टॉक होकर रह जाएगा, कि मतलब आपको अगर 5 लाख का लोन चाहिए तो फिर आपको मल्टीपल बैंक्स से आप सजेशंस आने लग जाएगा कि चलो ICICI बैंक आपको 5% 7 साल के लिए दे रहा है, आपको HDFC 7% 5 साल के लिए दे रहा है, एक्सिस बैंक आपको इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं अब आपके पास में वो ऑप्शन होगा कि आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा बैंक चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग आप उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हो।
तो ये यहाँ पे इस चीज में आपको देखने को मिलेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इससे जो वर्किंग कैपिटल है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वर्किंग कैपिटल जो मतलब वो लोन के लिए लेंगे उसका वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। साथ साथ आप देखोगे इनका जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनका अपने आप इनको स्कोर मतलब इनका इंप्रूव हो जाएगा, ये उस फॉर्मल सेक्टर से जुड़ पाएंगे, तो इनका जो क्रेडिट एक बार इन्होंने लोन ले लिया है तो फिर इनका अगर इनका सही टाइमली रीपेमेंट है तो फिर वो वर्थ जो है वो भी बढ़ जाएगा दोबारे के लिए भी। फिर आप देखोगे तो ये सस्टेन कर सकते हैं बैड बिजनेस सीजन्स भी काफी आसानी से, क्योंकि अब क्या है कि आपको देखने को मिल जाएगा कि चलो ये बैंक्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से बैंक मतलब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अगर चलो समझ में आता है कि कोविड जैसा अगर आ गया और वो सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं तो फिर वो सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं कि चलो ठीक है सरकार कोई भी अगर उनको रिलीफ देगी तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस करेगा ज्यादा आउटपुट भी। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अब लोग ज्यादा फ्रेश तरीके से काम कर पाएंगे और इस वजह से इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। दूसरा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स को भी ये बेटर तरीके से सर्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो उस चीज को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर पाएंगे जिसपे वो पूरी तरीके से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अपने टैक्सेस को भी ज्यादा आप दे पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट होगा तो जब प्रॉफिट ज्यादा होगा टैक्सेस भी ज्यादा आएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग और एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि अब अगर कंपनीज को प्रॉफिट होगा वो टैक्स पे करेंगे, उनका जो डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल है वो अगर ग्रो करेगा तो लोग रोजगार भी ज्यादा होंगे। और इस वजह से कहीं ना कहीं भारत को फिलहाल ऐसे सेक्टर की जरूरत है जहां मैसिव लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो। और ये कहीं ना कहीं इस वीडियो से हम यही आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है ये किस प्रकार से रिफॉर्मेटिव होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए ये बूम साबित हो। तो कहीं ना कहीं जो भी मतलब निकल के आएगा आगे इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन होगा तो हम वीडियोस में शेयर करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि ये सिस्टम क्या है, क्या लूप होल्स है और सिस्टम किस तरीके से चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि हमारे एमएसएमई सेक्टर्स जो हैं वो हमारे इस इकोनॉमी का आपको देखने को मिल जाएगा कि बैकबोन है, और अगर वो स्टीयरिंग आप कह सकते हो तो ये वही है, ड्राइवर सीट पे फिलहाल वो हैं, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है और बिल्कुल मिलना भी चाहिए। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और हमारे अगले लेक्चर्स को भी एंजॉय करिएगा और प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा कंटेंट जो है वो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।